ये एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी के चैप्टर 4 पर बनाए गए वीडियो का दूसरा पार्ट है। वीडियो के पहले पार्ट में हमने जाना कि इंडस्ट्री क्या होती है और कैसे इसको क्लासिफाई किया जा सकता है। फिर हमने जाना कि कौन कौन सा फैक्टर्स है जो इंडस्ट्रीज के लोकेशन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें आता है रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट, पावर, लैंड एंड ट्रांसपोर्ट। ये सब जहाँ पर इजीली अवेलेबल होते हैं वहीं पर इंडस्ट्रीज इमर्ज होते हैं। अब जानते हैं इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में। तो इंडस्ट्रियल रीजन्स यानी कि औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं वो जहाँ इमर्ज होता है वहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज एक दूसरे से क्लोजली लोकेटेड होते हैं और क्लोज होने की वजह से एक इंडस्ट्री को दूसरे इंडस्ट्री से फ़ायदा भी मिलता है। वर्ल्ड के जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वो है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न एशिया। ज़्यादातर इंडस्ट्रियल रीजन्स जो है वो टेम्परेट एरियाज, उसके बाद सी पोर्ट के नज़दीक, फिर कोल फील्ड्स के नज़दीक पाए जाते हैं। यहाँ पर ब्लैक कलर का जितना भी लोकेशन है ये सारे इंडस्ट्रियल रीजन है। इंडिया में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, जैसे कि मुंबई पुणे क्लस्टर, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, उसके बाद छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापत्तनम गुंटूर बेल्ट, उसके बाद गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, फिर कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। तो ये सब इंडिया में है। अब जानते हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में। ये ऐसे एक्सीडेंट या फिर डिजास्टर होते हैं जो किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री में टेक्निकल फेल्योर या फिर हजार्डस मटेरियल जैसे कि पॉइजनस गैस, केमिकल या फिर एक्सप्लोजन, इस सब के वजह से होता है। एग्जाम्पल के रूप में इंडिया में होने वाला सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर है भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये घटना 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड की एक फैक्ट्री थी, पेस्टिसाइड फैक्ट्री, इसमें हुआ था। इसमें हाईली पॉइजनस मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, इसके साथ हाइड्रोजन साइनाइड गैस और दूसरे भी रिएक्टिव प्रोडक्ट्स थे जो कि लीक हो गए थे। इस टॉक्सिक गैस के लीकेज होने के बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे कि पुअर मेंटेनेंस, उसके बाद लैक ऑफ प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स, फिर ह्यूमन नेग्लिजेंस। कुछ वर्कर्स ने सेफ्टी रूल्स इग्नोर कर दिया था, जिससे कि गैस का जो टैंक था उसमें वाटर इंटर कर गया था और इसके वजह से केमिकल रिएक्शन हुआ और गैस रिलीज होने लगा था। और भी बहुत सारे फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार हैं। इस एक्सीडेंट में 5 लाख से ऊपर पीपल जो थे वो इस गैस से अफेक्टेड हुए। लगभग 3598 लोग मारे गए थे और बहुत सारे जो बच गए वो अभी भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, आई इरिटेशन, कैंसर और बर्थ डिफेक्ट्स जैसे डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। ऐसा ही एक दूसरा इंसिडेंट 23 दिसंबर 2005 को चाइना के गाओ क्याओ नामक जगह पर हुआ था। यहाँ पर गैस वेल में विस्फोट के कारण 243 लोगों की जान गई थी और 9000 लोग घायल हुए थे। 64,000 लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करवाया गया था। बहुत सारे लोग जिंदा नहीं बचे क्योंकि वो एक्सप्लोजन के बाद भाग नहीं पाए और जो बच गए उनके आइज, स्किन और लंग्स गैस की वजह से डैमेज हो गए थे। तो इस तरह की जो घटनाएं होती है, इस तरह का जो रिस्क है, इसको कम करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो पहला उपाय दिया गया है कि डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरिया जो होते हैं उन्हें इंडस्ट्रियल एरिया से दूर रखा जाना चाहिए। सेकंड है कि जो लोग इंडस्ट्री के नज़दीक रहते हैं उन्हें टॉक्सिन्स और हजार्डस सब्सटेंसेस, मतलब विषैले और ख़तरनाक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके प्रभाव के बारे में उन्हें पता होना चाहिए कि अगर दुर्घटना होती है तो इन सब सब्सटेंसेस के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तीसरा है फायर वार्निंग और फाइटिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को स्टोर करने की कैपेसिटी लिमिटेड होनी चाहिए और इंडस्ट्री में पॉल्यूशन कंट्रोल के उपाय को इम्प्रूव किया जाना चाहिए। अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है ये सब वर्ल्ड के मेजर इंडस्ट्रीज है।
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये पुराने इंडस्ट्रीज है, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये इमर्जिंग इंडस्ट्री है। यहाँ पर इमर्जिंग इंडस्ट्री का मतलब दिया गया है। इसे सनराइज इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी, नॉलेज, इस सब से रिलेटेड इंडस्ट्री शामिल है। वैसे कंट्रीज जहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड है वे कंट्रीज है जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान और रसिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान में कंसंट्रेटेड है। मतलब यहाँ पर इन सब कंट्रीज में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के जो मेजर हब्स है वो है सेंट्रल कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली और इंडिया का बेंगलोर रीजन। अब जानते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। दूसरे इंडस्ट्रीज की तरह आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी इनपुट, प्रोसेसेस और आउटपुट, ये तीनों सिस्टम शामिल है। ये ऐसा इंडस्ट्री है जिसके प्रोडक्ट्स दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए भी रॉ मटेरियल का काम करता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इनपुट के रूप में जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसमें है आयरन ओर, कोल, लाइम स्टोन, इसके साथ ही साथ लेबर, कैपिटल, इसके बाद साइट यानी कि लोकेशन और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। फिर आयरन ओर को स्टील में जो कन्वर्ट किया जाता है उसमें भी बहुत सारे स्टेजेज आते हैं। रॉ मटेरियल को ब्लास्ट फर्नेस में रखा जाता है जहाँ पे इसकी स्मेल्टिंग होती है। यहाँ पर स्मेल्टिंग का मीनिंग दिया गया है। इस प्रोसेस में मेटल को उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा हीट दे करके उसे उसके ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। स्मेल्टिंग के बाद इसे रिफाइन किया जाता है। इसके बाद जो आउटपुट मिलता है वो होता है स्टील, जो दूसरे इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है। यहाँ पर स्टील के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर दिखाया गया है कि 8 टन्स ऑफ कोल प्लस 4 टन्स ऑफ आयरन ओर प्लस 1 टन ऑफ लाइम स्टोन, इन सबको मिलाते हैं। इसके बाद 1 टन हमें स्टील का मिलता है। स्टील जो है ये टफ होता है, इसे आसानी से शेप दिया जा सकता है, आसानी से कट किया जा सकता है और वायर में चेंज किया जा सकता है। एल्यूमिनियम, निकेल और कॉपर जैसे जो मेटल्स है इनको थोड़े से अमाउंट में स्टील के साथ मिला करके स्टील का कुछ एलॉयज यानी कि मिश्र धातु भी बनाया जा सकता है। एलॉयज जो है यानी कि मिश्र धातु ये स्टील को हार्डनेस, टफनेस और रस्ट यानी कि जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। स्टील को मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है। लगभग सारी चीज़ें जो हम यूज करते हैं वो या तो आयरन और स्टील से बने होते हैं या फिर आयरन और स्टील से बने टूल्स और मशीनरी से बने होते हैं। जैसे कि शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक, ऑटो, ये सब लार्जली स्टील से ही बने होते हैं। यहाँ तक कि जो सेफ्टी पिन और नीडल्स हम यूज करते हैं ये भी स्टील से ही बना होता है। ऑयल वेल को स्टील से बने मशीनरी से ड्रिल किया जाता है। स्टील का पाइपलाइन जो होता है उससे ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। माइनिंग जो की जाती है मिनरल्स की, यहाँ भी स्टील का ही इक्विपमेंट यूज होता है। फार्म मशीन्स जो होते हैं ये भी मोस्टली स्टील से ही बने होते हैं और जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं उसमें भी स्टील का ही फ्रेमवर्क होता है। 1800 AD से पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है ये जहाँ पर रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई और रनिंग वाटर इजीली अवेलेबल होती थी वहाँ पर ये इंडस्ट्री लोकेटेड होते थे। बाद में इस इंडस्ट्री का आइडल लोकेशन कोल फील्ड के आसपास, उसके बाद कैनाल्स, रेलवे के आसपास होता था। 1950 के बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्री सी पोर्ट्स के पास बड़े से एरिया में फ्लैटलैंड पर अवस्थित होने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस टाइम तक स्टील वर्क जो था ये काफ़ी बड़ा हो गया था, काफ़ी विशाल हो गया था और आयरन ओर्स को ओवरसीज से यानी कि विदेशों से मंगवाना होता था। इस पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है कि 1800 पहले से जो बेस्ट लोकेशन होता था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, इसके बाद 1800 से 1950 तक इस इंडस्ट्री के लिए बेस्ट लोकेशन जो होता था, इसके बाद 1950 से जो बेस्ट लोकेशन है ये यहाँ पर दिखाया गया है। इंडिया में ये इंडस्ट्री
रॉ मटेरियल्स, यहाँ के चीप लेबर, उसका ट्रांसपोर्ट और मार्केट के अवेलेबल होने की वजह से इसका फ़ायदा उठाते हुए डेवलप हुआ है। जितने भी इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, उसका जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सब जिस रीजन में आते हैं वो 4 स्टेट में फैला हुआ है: वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कर्नाटका में भद्रावती, विजयनगर, उसके बाद आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, तमिलनाडु में सलेम, ये सब दूसरे इम्पॉर्टेंट स्टील सेंटर्स हैं जो कि वहाँ का लोकल रिसोर्स यूज करते हैं। इस वर्ल्ड मैप में जो मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरियाज है उसको दिखाया गया है ब्लैक डॉट से। आगे आयरन और स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड 2 इम्पॉर्टेंट लोकेशन जमशेदपुर और पिट्सबर्ग के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं जमशेदपुर के बारे में। 1947 से पहले इंडिया में एक ही आयरन और स्टील प्लांट था और वो था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, यानी कि टिस्को। इसके फाउंडर थे जमशेदजी टाटा और इस्टेब्लिश किया था दोराबजी टाटा ने। आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और बहुत सारे आयरन एंड स्टील प्लांट्स लगवाए। टिस्को को 1907 में झारखंड में सुबर्णरेखा और खड़के नदी के कन्फ्लुएंस के नज़दीक साकची में स्टार्ट किया गया और बाद में साकची का नाम जमशेदपुर पड़ गया। स्टील प्लांट को लगवाने के लिए साकची को बहुत सारे कारणों से चुना गया। सबसे पहला रीज़न यह था कि ये लोकेशन बंगाल नागपुर रेलवे लाइन का जो स्टेशन है कालीमती स्टेशन, यहाँ से 32 किलोमीटर ही दूर था। इसके अलावा ये आयरन ओर, कोल, मैग्नीज, इस सब के डिपॉजिट के नज़दीक था। साथ ही साथ कोलकाता के भी नज़दीक था जो कि एक बड़ा मार्केट इसको प्रोवाइड करता था। टिस्को को कोल झड़िया कोल फील्ड से मिलता है। इसके बाद आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और मैग्नीज जो है ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से मिलता है। खड़के और सुबर्णरेखा रिवर से इसको जितना वाटर सप्लाई चाहिए वो यहाँ से मिल जाता है और बाद में इसके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा कैपिटल प्रोवाइड किया है। टिस्को के बाद जमशेदपुर में और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्लांट्स जो है वो सेटअप किए गए। इनमें केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, मशीनरी, टीन प्लेट, उसके बाद केबल, वायर, इस सब का प्रोडक्शन होता है। इंडिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की वजह से तेज़ी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगे। इंडियन इंडस्ट्री का लगभग सभी सेक्टर जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर निर्भर करता है अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के साथ साथ मिनी स्टील मिल्स भी आते हैं। इसमें सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, रोलिंग मिल्स, उसके बाद एंसिलरी इंडस्ट्री, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट है पिट्सबर्ग। यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी है और ये इंडस्ट्री भी पिट्सबर्ग में अपने लोकेशन का फ़ायदा उठाता है। कुछ रॉ मटेरियल्स जैसे कि कोल जो है ये लोकली अवेलेबल होता है, जबकि आयरन ओर्स मिनेसोटा के आयरन माइन से मंगवाया जाता है जो कि पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन माइंस और पिट्सबर्ग के बीच में वर्ल्ड का एक बेस्ट रूट आता है जो है ग्रेट लेक्स वाटरवे और ये रूट जो है ये शिपिंग के लिए सस्ता भी है। ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग एरिया तक ओर को ट्रेन के द्वारा लाया जाता है। इसके बाद ओहियो, मोनोगहेला, एलिघेनी, इनसे इंडस्ट्री को पर्याप्त पानी मिल जाता है। ग्रेट लेक्स के जो नाम है वो है सुपीरियर, हुरोन, ओंटारियो, मिशिगन और एरी। इन पांचों में से लेक सुपीरियर जो है ये सबसे बड़ा है। आज पिट्सबर्ग में लार्ज स्टील मिल्स बहुत कम संख्या में है। ये जो मिल्स है ये पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एलिघेनी रिवर्स के वैलीज में स्थित है और पिट्सबर्ग के नीचे जो है ये ओहियो रिवर के किनारे स्थित है। जो फिनिश्ड स्टील होता है इसे लैंड और वाटर दोनों रूट के द्वारा मार्केट तक भेजा जाता है। पिट्सबर्ग एरिया में स्टील मिल्स के अलावा और भी बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं। ये जो फैक्ट्रीज है ये रॉ मटेरियल्स के रूप में स्टील का यूज करते हैं ताकि अलग अलग तरह का प्रोडक्ट्स बनाया जा सके, जैसे कि रेल रोड इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी और रेल्स। तो
जमशेदपुर और पिट्सबर्ग दोनों को आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। इंडिया में जो जमशेदपुर है इसे टिस्को की वजह से पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।